वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी अशार की तशरीह को लिखना सिखाऊंगी। इस पूरी ही नज़म का खुलासा लिखना सिखाऊंगी। नज़म का मरकज़ी ख़याल, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो इस सबक का नाम क्या है? ज़र्रों को भी इंसान बना दो। और इस नज़म को किसने लिखा है? सीमाब अकबर आबादी ने। सभी बच्चों का नज़म के शायर का नाम याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब कभी आपसे किसी भी अशार की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा तो सयाको सबाक के अंदर नज़म के शायर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सभी को याद रहेगा कि ज़र्रों को भी इंसान बना दो नज़म को किसने लिखा है? सीमाब अकबर आबादी ने। तो सबसे पहले मैं आपको इस नज़म को पढ़कर बताऊँगी, फिर एक एक करके इस नज़म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। पहले नज़म को पढ़ना सीख लो, किस तरह से पढ़ोगे इसके हर लफ्ज़ को। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वे है इल्म की जिसमें हो तजल्ली यानी कि रोशनी, हेवा को भी इल्म मिला हो तो बता दो। ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए इल्म व कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में तुम्हारे, इम्का यानी कि तुम्हारे बस में। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, गुलजार यानी कि बाग। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक यानी कि तफरीक का मतलब फ़र्क करना। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो। अब मैं आपको इन सभी अशार की तशरीह को लिखना सिखाऊंगी। आपको किस तरह से लिखनी है एग्ज़ाम में, पर पहले इसके मुश्किल अल्फाज मायने लर्न कर लो, क्योंकि अल्फाज मायने जब तक लर्न नहीं होंगे तो तशरीह भी आप नहीं लिख पाओगे इस नज़म की। अल्फाज मायने। अहले वतन का मतलब होता है वतन के लोग। तन कहते हैं जिस्म को, तजल्ली कहते हैं रोशनी को। बावकार का मतलब होता है इज़्ज़त वाला। क़ुव्वत कहते हैं ताकत को, एनर्जी को। कामिल कहते हैं जो शख्स किसी इल्म या हुनर या किसी फ़न में कमाल रखता हो, स्किल्स रखता हो। इम्कान में होना का मतलब है बस में होना। गुलजार कहते हैं वे जगह जहाँ बहुत से फूल खिले हो यानी कि बाग। तो आप सभी बच्चों को ये सभी अल्फाज मायने अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल के भाषा के लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हीं लफ्ज़ों को आपको लिखना है। तो सबसे पहले पहला शेर है ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि इस शेर की तशरीह कर कर बताओ। तो तशरीह करने से पहले सभी बच्चों को क्या लिखना ज़रूरी होता है? सयाको सबाक। सयाको सबाक में लिखोगे कि ये शेर, ये शार नज़्म ज़र्रों को इंसान बना दो से लिए गए हैं। इस नज़्म को सीमाब अकबर आबादी ने लिखा है। सयाको सबाक लिखना मस्ट है। क्या लिखोगे कि ये शेर नज़्म ज़र्रों को इंसान बना दो से लिए गया है। इस नज़्म को सीमाब अकबर आबादी ने लिखा है। अब हमेशा ध्यान रखोगे कि सयाको सबाक लिखना मस्ट है। मैंने सिर्फ इसको एक ही बार लिख लिया है, बार बार रिपीट नहीं किया। तो तशरीह होगी, शायर इस शेर में अहले वतन से मुखातिब होते हुए यानी कि देश के लोगों से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए दोस्तों, तुम हर इंसान को इल्म यानी कि नॉलेज की दौलत से माला माल कर दो और वतन की जान बन जाओ। समझ में आया कि शायर इस शेर में वतन के लोगों से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए दोस्तों, तुम हर इंसान को इल्म की दौलत से माला माल कर दो यानी कि इल्म सिखा दो और वतन की जान बन जाओ। दूसरा शेर है इंसान वे है इल्म की जिसमें हो तजल्ली यानी कि रोशनी, हेवा को भी इल्म मिला हो तो बता दो। सयाको सबाक अपने आप लिखोगे, तशरीह में लिखोगे। इस शेर में शायर कहता है कि जिस इंसान के अंदर इल्म की रोशनी है वही इंसान कहलाता है। मुराद ये है कि इल्म के बग़ैर इंसान हैवान रहता है। समझ में आया इस शेर का मतलब? इस शेर में शायर कहता है कि जिस इंसान के अंदर इल्म है, नॉलेज है, इल्म की रोशनी है, वही इंसान कहलाता है। मुराद ये है कि इल्म के बिना, इल्म के बग़ैर इंसान हैवान रहता है। ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए इल्म बाकामिल,
ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو پڑھا دو۔ سیاح کو سبق لکھنے کے بعد تشریح لکھو گے۔ شاعر اس شعر میں اہل وطن یعنی کہ پورے دیش کے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ خود بھی پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن جاؤ اور دوسروں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ نیکسٹ ہے، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکا میں تمہارے، امکا یعنی کہ بس میں، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ سیاح کو سبق لکھنے کے بعد تشریح لکھو گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر علم کی دولت ہے جو دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہاں پر کیا کہا ہے شاعر نے کہ اگر تمہارے اندر علم کی دولت ہے، علم کی روشنی ہے، تو دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے حاصل کرنا ممکن ہے۔ تم بڑے سے بڑے کام آسانی سے کر سکتے ہو، یہاں تک کہ جنگل کو گلزار یعنی کہ باغ بنا سکتے ہو۔ نیکسٹ ہے، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ سیاح کو سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھو گے۔ اس شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ دنیا میں جو لڑائی جھگڑا اور نہ اتفاقی ہے اس کی وجہ جہالت ہے، جہالت یعنی کہ علم کا نہ ہونا ہے۔ اگر تم علم کو عام کرو گے تو یہ جھگڑا اور پھوٹ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم سبھی کو علم سکھا دو تو یہ جھگڑا اور پھوٹ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ سیاح کو سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھو گے۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ علم کے بغیر زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے، یعنی کہ نالج کے بنا جو زندگی ہوتی ہے وہ موت سے بھی بری ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان ایسا ہوتا ہے جیسے کہ روح کے بغیر جسم کا ہونا۔ سمجھ میں ہے کہ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ علم کے بغیر زندگی موت سے بھی بری ہوتی ہے، بدتر ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان ایسا ہوتا ہے جیسے کہ روح کے بغیر جسم کا ہونا۔ اب اس نظم کا خلاصہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ اس پوری ہی نظم کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھو، تو اسے کس طرح سے لکھو گے؟ نظم کا خلاصہ، شاعر وطن کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی محنت اور کوشش سے معمولی انسان کے اندر علم کی وہ خوبی پیدا کر دو کہ تم کو لوگ جانے وطن کے نام سے یاد کریں۔ یعنی کہ دیکھو شاعر اس نظم میں کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم اپنی محنت سے اور کوشش سے ہر انسان کے اندر علم کی خوبی پیدا کر دو تاکہ تمہیں لوگ جانے وطن کے نام سے یاد کریں۔ انسان وہ ہے جس کے اندر علم کی روشنی ہوتی ہے، اس لیے انسان خود بھی علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھائے۔ جس سے انسان کے اندر علم کی دولت ہے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، یعنی کہ جس انسان کے پاس علم ہے تو وہ دنیا کے اندر ہر چیز کو آسانی سے کر سکتا ہے، ہر اچھے کام کو اور دوسروں کا بھی بھلا کر سکتا ہے، اور وہ اپنی محنت سے ہر مشکل کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ وطن سے جہالت یعنی کہ علم کا نہ ہونا جہالت کو کہتے ہیں، وطن سے جہالت کو ختم کر دینا چاہیے اور ملک کے اندر علم کو عام کر دو۔ ملک میں آپسی رنجش اور جھگڑے کی وجہ علم کی کمی ہی ہوتی ہے۔ اگر تم علم کی اس کمی کو دور کر دو تو ملک میں نفرت کی بجائے محبت، بھائی چارہ، یکجہتی پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ آپسی میل ملاپ پیدا ہو جائے گا اگر ملک سے جہالت ختم ہو جائے گی اور سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے۔ دراصل علم کے بغیر جینا انسان کے لیے بے معنی ہے، جیسے بغیر روح کے جسم۔ آخری لائن میں کیا لکھو گے؟ ضرور لکھو گے، دراصل علم کے بغیر جینا انسان کے لیے بے معنی ہے، جیسے بغیر روح کے جسم۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال میں لاسٹ میں لکھنا سکھاؤں گی آپ کو، پہلے کوشچن آنسر سمجھا دیتی ہوں۔ اب اس نظم کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، وطن کے لوگ جانے وطن کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب میں لکھو گے، وطن کے لوگ دوسروں کو اچھا انسان بنا کر، انہیں پڑھا لکھا کر، ملک سے جہالت کو دور کر کے، علم کی روشنی پھیلا کر، یکجہتی پیدا کر کر جانے وطن بن سکتے ہیں۔ جواب میں کیا لکھو گے؟ وطن کے لوگ دوسروں کو اچھا انسان بنا کر، انہیں پڑھا لکھا کر، ملک سے جہالت کو دور کر کے، علم کی روشنی کو پھیلا کر جانے وطن بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر کے نزدیک انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان یعنی کہ جانور، برا انسان۔ جواب، شاعر کے نزدیک وہی انسان ہے جس کے پاس علم کی روشنی ہے، یعنی کہ شاعر کا یہ ماننا ہے کہ
जिस इंसान के पास इल्म की रोशनी है और जिस इंसान के पास इल्म की रोशनी नहीं है वे हैवान है। देखो जवाब में क्या लिखोगी, शायर के नज़दीक वही इंसान है जिसके पास इल्म है और जिस इंसान के पास इल्म नहीं है वे हैवान है। सवाल नंबर 3, इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं। जवाब, इल्म हासिल करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मसलन जहालत को दूर करना, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है। जवाब, शायर के नज़दीक कांटों से मुराद मुल्क में फैली हुई जहालत है और फूलों से मुराद इल्म है जिसके ज़रिए हम बुराइयों को जड़ से यानी कि जहालत को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, जहालत की वजह से मुल्क को क्या क्या नुकसान होता है। जवाब में लिखोगे, जहालत की वजह से कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही तफरीक भी इल्म हो सकती ख़त्म हो सकती है। तफरीक यानी कि नाइत्तेफाकी भी ख़त्म हो सकती है। इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। 5वें जवाब में क्या लिखोगे, जहालत की वजह से भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही नाइत्तेफाकी यानी कि तफरीक भी ख़त्म हो सकती है। इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। सवाल नंबर 6, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर में कैसे मददगार साबित हो सकती है। यानी कि इल्म की ताकत मुल्क को ऊपर उठाने में, बड़ा बनाने में कैसे मददगार साबित हो सकती है। जवाब में लिखोगे, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर व तरक्की में इस तरह मददगार साबित हो सकती है कि अगर इंसान के अंदर इल्म होगा तो वे इल्म की रोशनी में मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेगा और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जदोजहद करेगा। सवाल नंबर 7 है, आखिरी शेर में शायर का क्या कहना चाहता है। जवाब, इस शेर में शायर का कहना है कि जिस इंसान के अंदर इल्म ना होगा वे मुर्दा जैसा है, यानी कि मरे होने के समान है। मुर्दे को चाहिए कि जला दो या फिर मिट्टी में दबा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिरी शेर में शायर ने क्या कहा है कि जिस इंसान के पास इल्म नहीं है वे इंसान मरे होने के बराबर है। ऐसे इंसान को जला दो या फिर मिट्टी में दबा दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर मिसरों को मुकम्मल करने के लिए कहा गया है, तो ये मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, बस पढ़कर बता देती हूँ। इंसान बे है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में तुम्हारे। इम्का यानी कि बस में है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना है एक किस्म का मरना। अब यहाँ पर कहा गया है कि बेतरतीब मिसरे दिए गए हैं, इसे आपको नज़्म के अकॉर्डिंग लाइन वाइज सेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इंसान बे है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। सेकंड लिखोगे, हैवान को भी इल्म मिला हो तो बता दो। थर्ड, ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए इल्म बाकामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। फिफ्थ में लिखोगे, है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से। अगर जिस बच्चे को नज़्म याद होगी तभी वो इनको सेट कर सकता है, इसलिए हर नज़्म को कई बार सुन लेना वीडियो से। सिक्स, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा मिटा दो। सेवेंथ, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। लास्ट के अंदर लिखोगे, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। अब इस सबक के कुछ मुतज़ाद अल्फाज हैं, जैसे कि इंसान का मुतज़ाद होगा हैवान, फूल का कांटा, अनपढ़ का पढ़ा लिखा या फिर आलिम, इल्म का जाहिल और जीना का मरना। अब इस सबक के कुछ लफ्ज़ हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है, जैसे कि इल्म, इसका जुमला होगा इल्म हासिल करने से इंसान को इज़्ज़त मिलती है। तजल्ली, जुमला होगा इंसान में इल्म की तजल्ली होनी चाहिए, यानी कि इल्म की रोशनी। गुलजार में तरह तरह के फूल खिलते हैं। तफरीक, जहालत की वजह से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तफरीक यानी कि ऊंच नीच भेदभाव है। क़ुव्वत यानी कि इल्म इंसान के लिए एक क़ुव्वत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी 100% तैयारी करवा दी है एग्ज़ाम से मुतालिक। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।